उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर पलटी बस, 8 से 10 तीर्थयात्री घायल। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गलजुआड़ी में सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास। लंबे समय से की जा रही थी मांग। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना उद्देश्य। राज्य सरकार खिलाड़ियों को देगी सौगात। शासन ने 15 करोड़ की धनराशि की स्वीकृत। 240 विजेता खिलाड़ियों से मांगे गए आवेदन। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से गांव में पहुंची सड़क। 25 सालों से ग्रामीण कर रहे थे सड़क का इंतजार। विधायक का जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। नालूपानी धरासू के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नालूपानी धरासू के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अनियंत्रित होकर यात्रियों की बस पलट गई। बस में मध्य प्रदेश के 41 यात्री सवार थे। हादसे में 27 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं। मौके पर थाना धरासू पुलिस पहुंची हुई है। घायलों को यहां पर पीएससी डूंडा पहुंचाया गया है। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक फरार बताए जा रहे हैं। यमुनोत्री से दर्शन कर गंगोत्री की ओर ये सभी यात्री जा रहे थे। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। सभी घायलों के लिए जल्द मदद पहुंचाने और उनके जल्द ठीक होने की सीएम धामी ने कामना की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से धरासू पुलिस मौके पर है और घायलों को पीएससी डूंडा पहुंचाया गया है। तीर्थयात्रियों से भरी ये बस अचानक पलट गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से। हादसे के बाद चालक और परिचालक फरार हैं। जहां पर जो यात्री थे वो सभी यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। करीब 41 यात्री इस बस में सवार थे। यमुनोत्री से दर्शन कर गंगोत्री की तरफ यात्री गंगोत्री के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये बस पलट गई। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, ये स्पष्टता भी कुछ देर बाद सामने निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल जो घायल यात्री हैं उनको डूंडा में जो अस्पताल है उसमें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और मदद सबको दी जाए, इस बात को भी कहा गया। लेकिन बड़ी बात यह है इस बीच कि चालक और परिचालक फरार है। चलिए विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चालक और परिचालक का फरार होना वजह क्या रही और जो लोग घायल हैं यात्री, उनकी क्या स्थिति डॉक्टर के माध्यम से बताई गई? संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उत्तरकाशी में ये यात्री यमुनोत्री से दर्शन करने के बाद गंगोत्री धाम की तरफ ये बस जा रही थी, जिसमें ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नालूपानी धरासू के पास ये दुर्घटना हुई, जहां पर धरासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को बस से निकाला गया है। डूंडा में जो अस्पताल है वहां पर इलाज जारी है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 धाम यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं की बस पलट गई, जिसमें मध्य प्रदेश के 41 यात्री सवार थे। यमुनोत्री धाम से इन लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद गंगोत्री जा रहे थे, लेकिन बस पलट गई, जिसमें 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डूंडा के पीएससी में घायलों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर लिखा, सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, साथ ही हर संभव मदद यहां पर पहुंचाई जाए, इस बात को कहा गया है। इस बीच खबर यह भी है कि चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। अब इसके पीछे वजह क्या रही है, उस पर पुलिस जांच कर रही है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना मुख्यमंत्री ने की है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ताजा अपडेट क्या है? जी रवि, आपको बता दूं कि आज सुबह ये जो बस है यमुनोत्री धाम से जो है गंगोत्री धाम को जा रही थी और नालूपानी के पास से अचानक ये बस पलट गई, जिसमें जो 41 लोग सवार थे, जिसमें 27 लोगों को जो है चोटें आई है, जिनको जो है जो नजदीकी हॉस्पिटल है डूंडा, वहाँ पे जो है इनको जो है भर्ती किया गया है। और अगर
ये बस थोड़ी सी और बाहर अगर सड़क से निकल जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना जो कहीं ना कहीं हो जाती, लेकिन जो है अभी बस जो सड़क पर पलटी है तो 27 लोग जो घायल हुए। जी अच्छा दीपक, चालक और परिचालक जो फरार बताए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कोई इनकी ओर से यहाँ पर गलती की गई, इस पर भी जांच की जा रही है? वजह कुछ निकली है हादसे की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुबह जब ये बस चली थी तो जो उससे यात्री हैं लगातार, क्योंकि यात्रियों ने जो यात्री 25 यात्री है उनका कहना है कि जो चालक था ये शराब के नशे में था और लगातार जो है ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो अभी तो ये जांच का कारण की दुर्घटना का कारण क्या था, नहीं कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो चालक था वो जो है शराब के नशे में था, इसलिए जो है चालक और परिचालक जो है मौके से फरार है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गलजुआड़ी क्षेत्र में करीब 92 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाला यह भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के सहयोग से बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने कहा, सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे आमजन को सीधे लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि गलजुआड़ी क्षेत्र में सामुदायिक भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर हरीश रावत ने कहा है कि वह 2027 में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं, और वैसे भी कांग्रेस 2 साल पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बयान के साथ ही तंज कसते हुए भी कहा, अच्छा होता कि हरीश रावत चुनाव न लड़ने के साथ साथ ये भी कह देते कि राजनीतिक क्षेत्र से भी संन्यास ले रहा हूं। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति। मंत्री हरीश रावत ने काफिल पार्टी के दौरान दिए बयान को लेकर जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भी हरदा को लेकर बयान दिया। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने काफिल पार्टी में कहा था कि वे लोकल उत्पादों की ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन उत्पादों के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। इस पर सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी काम कर रही है। हिमालयाज बनाकर हमने लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्थान दिया है और आज पूरे विश्व में उसके जरिए लोकल प्रोडक्ट जा रहे हैं। लेकिन जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी हैं, तो संन्यास के समय इस प्रकार की काफिल पार्टी उनको करनी चाहिए और उनको यह शोभा भी देती है। बीजेपी काम कर रही है। हिमालयाज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का स्थान दिया है, आज पूरे विश्व के अंदर उसके माध्यम से जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी है, तो संन्यास के समय इस प्रकार की काफल पार्टियां उनको शोभा भी देती है और उनको करनी भी चाहिए। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं और विदेशी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार जल्द धनराशि प्रदान करेगी। ऐसे में खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। वहीं 240 विजेता खिलाड़ियों से 31 मई तक आवेदन मांगे गए और अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पदक विजेताओं के आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद जून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय
सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि एक आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है, साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, संख्या में अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 400 के आसपास आवेदन थे, अभी वर्तमान में अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन हमारे जितने प्लेयर्स थे नेशनल गेम के, मेन ये था कि वो लोग और जिन्होंने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है, उन लोगों के लिए कैश अवार्ड ये स्टेट का एक अच्छी स्कीम है। तो शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। 240 विजेता खिलाड़ियों के यहां पर आवेदन मांगे गए हैं। तो देहरादून में ये आवेदन मांगे गए हैं प्रदेश भर से, और जून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये यहां पर जानकारी है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने जा रही है, जहां पर ये आवेदन मांगे गए हैं और उसके बाद जून में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। शासन ने इसके लिए 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। जून में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 240 विजेता खिलाड़ियों के यहां पर आवेदन मांगे गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी हैं। जून में कार्यक्रम के आयोजन होंगे और वो तिथियां घोषित की जाएंगी कि कब ये कार्यक्रम आयोजन होगा। फिलहाल अभी विजेता खिलाड़ियों के आवेदन मांगे गए हैं। राजपुर विधायक खजान दास ने अफसरशाही और अधिकारियों के न सुनने को लेकर नाराजगी व्यक्त की, जिसको बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि वो स्थानीय विधायक हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनको लग रहा है कि कोई अधिकारी हिला हवाली कर रहा है तो उनका अधिकार है कि वो अधिकारियों के पेंच कस सकते हैं, और ये बीजेपी की सरकार है, इसमें अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। सभी विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित तौर पर अगर उनको लग रहा है कि कोई अधिकारी हीला हवाई कर रहा है तो उनका अधिकार है, वो अधिकारियों के पेच कस सकते हैं। और ये भाजपा की सरकार है, इसमें जो है अधिकारियों को काम करना पड़ेगा और सभी विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो संकल्पबद्ध है। और इसी निमित्त मुझे लगता है कि आदरणीय खजान दास जी ने अधिकारियों के पेच कसे होंगे। बिंदाल और रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर प्रोजेक्ट एक कदम और आगे बढ़ गया। नदी किनारे स्थित भवनों को हटाने की कवायद भी तेज हो गई। निगम ने जहां एक और दस्तावेज मांगे, वहीं इस पर आपत्ति को लेकर समय भी दिया। निगम की ओर से लाल निशान लगाने के बाद अब नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि दोनों नदियों के आसपास 2600 से अधिक निर्माण चिन्हित किए गए। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि इसमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून शहर में जाम के झाम से मुक्ति के लिए रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड बनाई जानी प्रस्तावित है और अब ये काम आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोनों नदियों के किनारे निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे के बाद लाल निशान लगाए गए हैं। वहीं अब निगम की ओर से नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। चिन्हित निर्माण पर दस्तावेज भी मांगे गए हैं और संबंधित व्यक्तियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और एलिवेटेड रोड बनने की ओर सरकार आगे बढ़ेगी। देखिए, जो बिंदाल में सर्वे हुआ था, जॉइंट सर्वे, उसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने आइडेंटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स आए हैं उनमें भी लगातार 2 टीम के माध्यम से नोटिसेस जारी करने का, सर्व कराने का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक 50 से ऊपर नोटिसेस सर्व किए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर के लगभग 834 इस प्रकार के नोटिसेस सर्व किए जाने हैं। एलिवेटेड रोड का काम कब तक धरातल पर उतरेगा, इसमें अभी कुछ कहा जाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ रही है उससे उम्मीद तो की ही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ हुए निर्माण के विभागों के सामने है। हालांकि इस पर भी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया। उधर बीजेपी का कहना है कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा और यहाँ निवासरत लोगों का विस्थापन भी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक एलिवेटेड रोड जिसका प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को दिया है और तकरीबन सहमति भी बन गई है और उसका दोनों सड़कों का जो एस्टिमेट है तकरीबन 6200 करोड़ के लगभग है और ये बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बनना ज़रूरी है कि क्योंकि ट्रैफिक का जिस तरह से बोझ शहर के अंदर पड़ रहा है और जिस तरह से जाम की स्थिति बन रही है, उसको देखते हुए जब एलिवेटेड रोड दिल्ली वाली जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जब ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा तो 2.5 घंटे में दिल्ली से व्यक्ति देहरादून पहुँचेगा शहर के अंदर और उसमें फिर स्थिति हो जाएगी कि जाम की जो स्थिति बहुत ज़्यादा
स्थिति खराब होगी। उसको देखते हुए दोनों तरफ यानी कि रिश्वना और अपना बिंदाल नदी पे एलिवेटेड रोड बनेगी तो डायरेक्ट ये मसूरी वाली सड़क पे ऊपर क्रॉस करेगी साईं मंदिर के पास में। तो इसलिए ये बनना जरूरी है। उधर कांग्रेस ने भी एलिवेटेड रोड को आज शहर की आवश्यकता बताया, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, एलिवेटेड रोड्स की आवश्यकता निश्चित ही बढ़ते उसके समय है, लेकिन नागरिकों को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरा मुआवजा जिनके मकान या घर वो किए जा रहे हैं, अगर डिसमेंटल किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा किया जा रहा है तो उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनको उनकी रजामंदी इसमें होनी चाहिए, ज़बरदस्ती इसमें अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए और लोगों को तैयार करके इसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट के कामों में रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को उसका नुकसान ना हो, ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। माना जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती इन नदियों किनारे हुए अवैध निर्माण को लेकर है, जिस पर क्या एक्शन लिया जाएगा ये साफ नहीं। उधर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कहा, अवैध निर्माण पर विभागीय कार्रवाई लगातार गतिमान है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड अगर बनती है तो इतना तय है, शहर में जाम की झाम से शहरवासियों और यहाँ आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि निर्माण को हटाने और यहाँ हुए अतिक्रमण पर किस तरह से विभाग और सरकार का रुख रहेगा, ये चुनौतीपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से 25 साल बाद बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव पर पौतोक और सुई गांव का शिमला तोक सड़क सुविधा से जुड़ गया है। इस सड़क मार्ग के बनने से गांव के 40 परिवार सड़क से जुड़ गए, जिस वजह से गांव में खुशी का माहौल है। ऐसे में ग्रामीणों ने गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए लोहाघाट विधायक को धन्यवाद देते हुए उनका आभार भी जताया। वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोरा ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे थे, जिसका लोहाघाट विधायक अधिकारी ने संज्ञान लिया और ग्रामीणों के लिए बाराकोट मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर लंबी सड़क गांव तक पहुंचाई है। खुशहाल सिंह अधिकारी जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ रोड आएगी। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े विधायक आए, लेकिन हमारा सपना साकार विधायक जी के इनके उससे हुआ। हम आगे भी इनको मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग डायरिया और वायरल बुखार का शिकार होने लगे हैं, जिसका असर रुड़की के सिविल अस्पताल में देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई। अस्पताल में पर्चा बनवाने से लेकर ओपीडी में डॉक्टरों के कक्ष में मरीजों की लाइनें लगी हैं, जिसमें ज्यादातर मरीज वायरल बुखार, उल्टी दर्द और डायरिया से पीड़ित हैं। इस संबंध में सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में 40 बेड मरीजों के लिए फुल है, साथ ही हीट वेव के मरीजों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं अस्पताल में पूरी हैं। हमारे पास लगभग 500 से 700 नए और पुराने मरीज मिलके आ रहे हैं। 500 से ऊपर नए मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और उसमें सभी तरह के मरीज हैं। करीबन 125-150 पेशेंट की तो हमारी गायनी की ओपीडी हो जाती है। इसके अलावा करीबन 150 से 200 मरीज हमारे मेडिसिन ओपीडी में आ रहे हैं और उसमें कुछ मरीज डायरिया वोमिटिंग के भी हैं। और हम वार्ड भी हमारा लगभग इस टाइम फुल ही चल रहा है। 40 बेड का पूरा वार्ड फुल चल रहा है। तो और हम लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कूलर अभी वार्ड्स में और इमरजेंसी में सब जगह लगा दिए हैं मरीजों के लिए, जिससे कि कोई हीट वेव आती है तो मरीज को यहाँ पर समुचित इलाज। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई। गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी हेमकुंड साहिब की तैयारी को लेकर व्यवस्थाएं कर ली हैं। वहीं कल पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी लगातार चार धाम की और हेमकुंड साहिब यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्योंकि वहाँ गोविंद घाट में ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा में, जो पूर्ण हो गया है और विगत दिन में पूरे हेमकुंड साहिब धाम में बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। उसके अतिरिक्त जो वहाँ 858 घोड़े खच्चर रजिस्टर हुए हैं जिनका एक्विन इन्फ्लुएंजा के लिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है और राष्ट्र भर में वाटर एटीएम्स और घोड़ों की चरही का काम पूरा हो चुका है और इसके अतिरिक्त कुछ माइनर काम वहाँ पेंडिंग है, जैसे स्ट्रीट लाइट के रिपेयर और ये रास्ते के माइनर रिपेयर वर्क पेंडिंग है जिनको कपाट खोलने के विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर हैं। संजय, हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो 25 तारीख को खुलेंगे, क्या तैयारी आप देखते हैं? मौसम किस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है? जी बिल्कुल, 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो गुरुद्वारा प्रबंधन है उसका पूरी व्यवस्थाएं सब चाक चौबंद वहाँ पे कर दी है और जो जिला प्रशासन ने यहाँ पे जो गुरु हेमकुंड साहिब में जो बिजली पानी की व्यवस्था है वहाँ पे सुचारू कर ली दी है। हालांकि मौसम प्रतिकूल यहाँ दोपहर बाद हो रहा है, तो कहीं जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की चाक चौबंद है और कल जो है पंच प्यारों की अगुवाई में जो पहला जो जत्था वहाँ के लिए रवाना किया जाएगा। जी ठीक है संजय, और आपने बताया कि तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं और कल जो एक जत्था है पंच प्यारों का उसको रवाना किया जाएगा और जिला प्रशासन भी इसके लिए गंभीर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।